नमस्कार। चलिए आज भारत सरकार के दिल में मौजूद एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ते को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं दो सबसे शक्तिशाली पदों की, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो फिर असली बॉस कौन है? आइए पता लगाते हैं। तो सवाल ये है कि भारत सरकार की गाड़ी चलाता कौन है? क्या वो राष्ट्रपति हैं जो देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, या फिर प्रधानमंत्री जो असल में सरकार को चलाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की पूरी बनावट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अजय, सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले इन दोनों भूमिकाओं के बीच का जो फर्क है उसे समझना होगा। देखिए, एक तरफ है राष्ट्रपति, वो राष्ट्र के प्रमुख हैं, एक सम्मानजनक पद, पूरे देश का चेहरा। और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री, जो सरकार के प्रमुख हैं, वो जो दिन प्रतिदिन के फैसले लेते हैं और देश को चलाते हैं। असल में असली ताकत की कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 75 के मुताबिक राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिला हो। अब देखिए, इस पूरे पावर बैलेंस का जो राज है ना, वो हमारे संविधान के सिर्फ एक आर्टिकल में छिपा है, और वो है आर्टिकल 74। यही वो चाबी है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिश्ते के हर ताले को खोलती है। संविधान में जो लिखा है वो बिल्कुल साफ है। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाला हिस्सा है, ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। देखा, इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। ये एक सीधा संवैधानिक निर्देश है। अब आप सोच रहे होंगे कि सहायता और सलाह का मतलब क्या है? क्या ये बस एक सुझाव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब कोई दोस्ताना मशवरा नहीं है। ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। मतलब प्रधानमंत्री और उनकी टीम की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग होती है, उन्हें माननी ही पड़ती है। और हाँ, ये सिर्फ सलाह देने तक ही सीमित नहीं है। आर्टिकल 78 के तहत ये प्रधानमंत्री का फर्ज भी है कि वो राष्ट्रपति को सरकार के सभी बड़े फैसलों के बारे में बताते रहें। चलिए, अगर ये कानूनी भाषा थोड़ी मुश्किल लग रही है तो इसे एक बहुत ही आसान कहानी से समझते हैं। बस कल्पना कीजिए कि भारत सरकार एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज है। तो इस कहानी में राष्ट्रपति उस जहाज के मालिक की तरह हैं। जहाज उनके नाम पर है, फॉर्मल तौर पर सब कुछ उनका है। लेकिन जहाज को चला कौन रहा है, उसका रास्ता कौन तय कर रहा है? वो है जहाज के कैप्टन और उनका क्रू, यानी हमारे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। तो ये जहाज चलता कैसे है? स्टेप 1, कैप्टन यानी प्रधानमंत्री और उनकी टीम रास्ता तय करते हैं। स्टेप 2, वो जहाज के मालिक यानी राष्ट्रपति को अपने फैसले के बारे में बताते हैं। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, मालिक अपनी फॉर्मल सहमति देते हैं और जहाज अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। ये मंजूरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आर्टिकल 77 के तहत सरकार का हर काम राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है, भले ही असल फैसला किसी और का हो। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें एक छोटा पर बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी है। ये राष्ट्रपति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति देता है, एक तरह का पॉज बटन दबाने की शक्ति। वो सरकार से कह सकते हैं, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? एक बात फिर से सोच लीजिए, ये हमारे सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी वॉल्व है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के पास एक तरह की वीटो पावर है? क्या वो सरकार के फैसलों को हमेशा के लिए रोक सकते हैं? असली बॉस वही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये जो पुनर्विचार की शक्ति है वो सिर्फ एक बार के लिए है। अगर सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है और दोबारा वही सलाह भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। अंतिम निर्णय हमेशा चुनी हुई सरकार का ही होता है, क्योंकि लोकतंत्र में असली शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के पास होती है। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ रखकर इस तस्वीर को साफ करते हैं और अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर जहाज चला कौन रहा है? तो सार ये है, राष्ट्रपति राष्ट्र के चेहरे हैं, एक औपचारिक प्रमुख। लेकिन असली कार्यकारी शक्ति, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के हाथों में है। उनकी सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। हाँ, बस एक मौका होता है जब वे इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन उसके बाद आई सलाह को स्वीकार करना ही होगा। और अब हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, हमारी ये व्यवस्था जिसमें एक प्रतीकात्मक प्रमुख और एक वास्तविक शासक है, ये स्थिरता और लोकतंत्र के बीच कितना खूबसूरत संतुलन बनाती है। ये हमारे संविधान बनाने वालों की असाधारण दूरदर्शिता को दिखाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।